हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम प्राचीन भारतीय इतिहास की कक्षा में वैदिक सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए वैदिक सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो क्लास आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखना, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता और टॉपिक क्या रहेगा हमारा? आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, इसको वैदिक कालीन आर्थिक जीवन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? आर्थिक जीवन आज हमारा इस पर फोकस रहेगा। पिछली कक्षाओं में हमने जाना था वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, उसके बाद हमने जाना वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, और आज हम चर्चा करेंगे वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में। ठीक है ना? तो जब किसी भी सभ्यता या संस्कृति का हम क्या पढ़ते हैं? आर्थिक पक्ष पढ़ते हैं। तो कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। जैसे इसमें जो हमारे प्रमुख बिंदु रहेंगे, अगर किसी भी सभ्यता का हमको आर्थिक पक्ष जानना है तो कुछ पॉइंटों की हमको क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। जिसमें एक पॉइंट है कृषि, उस काल की कृषि की दशा देखेंगे। एक देखेंगे पशुपालन, पशुपालन। फिर देखेंगे शिल्प और उद्योग, शिल्प और उद्योग धंधे कैसे थे। ठीक है? फिर देखेंगे हम व्यापार वाणिज्य की क्या स्थिति थी। व्यापार वाणिज्य पर चर्चा करेंगे। ठीक है? और देखेंगे विनिमय के साधन, कोई मुद्रा थी या पशुओं का विनिमय के रूप में उपयोग होता था, ये सब जानेंगे हम। विनिमय, विनिमय के साधन, विनिमय के साधन। ठीक है? विनिमय के साधन। और जानेंगे परिवहन के साधन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या था, परिवहन के साधन। ठीक है ना? तो इन सभी पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे जब हम जानेंगे आर्थिक पक्ष के बारे में, जिसमें नंबर 1 कृषि, दूसरा पशुपालन, शिल्प और उद्योग धंधों की क्या स्थिति थी, व्यापार वाणिज्य, विनिमय के साधन और परिवहन के साधन। देखो, इतना करके अगर हम इस वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे तो लेकर एसएससी जीडी या पुलिस एग्जाम से लेकर स्टेट पीसीएस तक ये सबको कवर करेगा। ठीक है ना? तो हमें अच्छे से पढ़ना है, एक एक पॉइंट क्लियर करके, जितने भी फैक्ट है हमको सभी को जानना है। तो हम जब भी आर्थिक पक्ष को पढ़ेंगे तो जिस प्रकार हमने राजनीतिक पक्ष पढ़ा कि ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में क्या स्थिति थी और उत्तर वैदिक काल में क्या स्थिति होगी, तो दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट लेंगे हम कृषि। नंबर 1 किसके बारे में जानेंगे? एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि। ठीक है ना? तो इधर लिख सकते हैं हम ऋग्वैदिक काल में कृषि की क्या स्थिति थी, ऋग्वैदिक काल। ठीक है ना? और इधर कृषि जानेंगे हम, तुलनात्मक रूप से पढ़ लेंगे हम, अच्छा समझ में आएगा। उत्तर वैदिक काल में कृषि की उत्तर वैदिक काल में क्या स्थिति थी, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है ना? तो हमें तुलनात्मक रूप से अच्छा याद होगा। तो देखो, अब ये जो था वैदिक समाज, ये कबीलाई समाज था। ठीक है ना? तो यहां पर कृषि द्वितीय व्यवसाय था, प्रथम व्यवसाय किसको था? पशुपालन को। ठीक है ना? तो प्रमुख व्यवसायों में प्रथम, क्योंकि पशुओं को महत्व था कबीलाई ढांचे में, पशुओं का खाद्य रूप में प्रयोग, खाने के लिए मतलब परिवहन में, विनिमय के साधन के रूप में प्रयोग होता था। तो कृषि की अगर बात करें ऋग्वैदिक काल में, तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें ऋग्वैदिक काल में कृषि की स्थिति में कि कृषि द्वितीय प्रमुख व्यवसाय था। सेकंड, प्रथम नहीं, कृषि द्वितीय, ये द्वितीय प्रमुख व्यवसाय, व्यवसाय। ठीक है ना? द्वितीय। पहले पर कौन था? प्रथम था पशुपालन, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है ना? दूसरा, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ऋग्वैदिक काल की या पूर्व वैदिक काल की। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल, चौथे मंडल और 10वें मंडल में कृषि की चर्चा है। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं ऋग्वेद के प्रथम, चौथे व 10वें मंडल में
पूछा जाए किन किन मंडलों में कृषि की चर्चा है, तो 3 मंडल है, प्रथम, चौथे और 10वें मंडल में कृषि की चर्चा है, कृषि की चर्चा है। ठीक है ना, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। दूसरा, इसी में अगला पॉइंट हम देखेंगे कि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसका चौथे सूक्त में, तो लिखना ऋग्वेद के चौथे मंडल, फोर्थ या चौथा वैसे लिख सकते हो, ऋग्वेद के चौथे मंडल का 57वां सूक्त किसको समर्पित है? सूक्त कृषि को समर्पित है, ठीक है ना। 57वां सूक्त। कितने सूक्त है ऋग्वेद में? 1028 सूक्त। तो 1028 में से केवल एक 57 वाला, ठीक है ना, तो लिख सकते हो 1028 में से 1028 में से केवल 57वां सूक्त, ठीक है ना, कृषि को समर्पित है। और कितने 10,462 मंत्र हैं, तो उसमें 24 मंत्र कृषि को समर्पित हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,462 मंत्र, और कृषि को समर्पित कितने? 24 मंत्र कृषि को समर्पित। तो ये पॉइंट फैक्ट याद रखना, पूछे जा सकते हैं कि कृषि को कितने समर्पित हैं? 24 मंत्र। और सूक्त कौन सा? 57वां सूक्त। इसी में कुछ शब्दावली हैं, जैसे प्रमुख, अब हम कृषि की बात कर रहे हैं तो प्रमुख फसल जो थी, प्रमुख फसल, तो याद रखना यव यानी जौ, और धान्य यानी अनाज, ये क्या थी? प्रमुख फसलें थी वैदिक कालीन। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं अभी हम, कृषि की चर्चा कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, इसी में देखो कुछ शब्दावली पूछी जाती है कि सीता क्या था, शीर किसको कहते थे, ठीक है ना, सीता, शीर, खिल्ल किसको कहते थे। तो याद रखना शब्दावली में पहली उर्वरा भूमि, अगर पूछा जाए उर्वरा भूमि किसको कहा जाता था, तो आप आंसर देना उपजाऊ भूमि को। उपजाऊ भूमि को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? उर्वरा भूमि। दूसरी शब्दावली याद रखेंगे खिल्ल, खिल्ल इंपॉर्टेंट है, खिल्ल एग्जाम में पूछा जाता है, खिल्ल क्या थी वैदिक काल में, तो ये प्रतिभूमि या अनुपजाऊ भूमि, अनुपजाऊ भूमि को खिल्ल कहा जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। पूछा जाए क्षेत्र किसको कहते थे? क्षेत्र, जो जुता हुआ खेत होता था उसको क्षेत्र कहा जाता था, जुता हुआ खेत उसको क्षेत्र बोला जाता था। ये शब्दावली पूछी जाती है। वहीं पर पूछा जाएगा सीता, सीता किसको कहा जाता था? तो आपने देखा होगा जो हल चलाते हैं खेत में तो उससे कूड़ बनता, ठीक है ना, कूड़, तो उसको क्या कहा जाता था? सीता। तो हल द्वारा बनाए गए कूड़ को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। और शीर पूछा जाए, या इसको एक शब्द में बोल सकते हैं, अर्थात हल रेखा, ठीक है ना, जैसे ये कोई खेत है, ठीक है ना, और यहां पर कूड़, इस टाइप से कूड़ बन गई, तो इनको क्या कहा जाएगा? सीता। ठीक है ना, कूड़ को सीता कहा जाता था, पूछा जाता है एग्जाम में। यहीं पर याद रखना एक शब्द पूछा जाता है शीर, शीर किसको बोलते थे? तो हल को शीर बोलते थे। हल को क्या कहा जाता था? शीर, हल को शीर कहा जाता था, हल को शीर कहते थे।
तो ये हमने जाना ऋग्वैदिक काल में किसकी स्थिति, कृषि की स्थिति, जिसमें हम लिख सकते हैं कि कृषि क्या था, द्वितीय प्रमुख व्यवसाय था। ऋग्वेद के प्रथम, चौथे और 10वें मंडल में कृषि की चर्चा है। जो ऋग्वेद का चौथा मंडल है, फोर्थ, उसका 57वां सूक्त कृषि को समर्पित है, पूछा जाए। यानी 1028 में से केवल 57वें सूक्त में कृषि की चर्चा है। 10,462 मंत्र है, तो उनमें 24 मंत्र कृषि को समर्पित है। प्रमुख फसल यव, जौ और धान्य यानी अनाज है। उर्वरा भूमि क्या है, उपजाऊ भूमि। खिल्ल क्या है, परती भूमि या अनुपजाऊ भूमि। क्षेत्र क्या है, जुता हुआ खेत। सीता क्या है, हल द्वारा बनाया गया कूड़, या इसको हलवेखा भी बोलते हैं, ठीक है। और शीर क्या है, हल को शीर कहा जाता था। तो ये कृषि के बारे में देखा। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुआ, कि उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख व्यवसाय बन गया, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, प्रमुख व्यवसाय। नंबर 2 पे नहीं, कृषि आ गई पहले पर, कृषि। और क्यों आ गई, इसके 2 कारण हैं, ठीक है ना। पहला कि अब जो राजा होने लगा वो क्षेत्र आधारित होने लगा, पहले जन आधारित होता था, तो वो जनता के ऊपर शासन करता था, ऐसा बोल सकते हैं। और जो उत्तर वैदिक काल है, तो वो भूपति यानी भूमि का स्वामी हो गया, तो भूमि को महत्व दिया जाने लगा, ठीक है ना। और दूसरा कारण कि लोहे का क्या हो गया, लोहे की खोज हो गई, ठीक है ना। तो लोहे की खोज हुई, तो लोहे के उपकरण बने, उनसे गहरी जुताई हुई, उत्पादन बढ़ा, तो लोगों ने कृषि को क्या दिया, महत्व दिया, ठीक है ना। तो दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि लोहे से ही कुल्हाड़ी बनी, कुल्हाड़ी से जंगलों को साफ करा गया, जंगल साफ करके क्या है, खेती करने योग्य भूमि प्राप्त की गई। तो ये सभी बातें लिख सकते हैं। तो प्रमुख व्यवसाय क्या हुआ, कृषि, ठीक है ना। और क्यों हुआ, कारण पूछे जाए तो कारण, इसमें कारण दे सकते हो आप कि राजा क्षेत्र आधारित, या क्षेत्र आधारित, ऐसा लिख सकते हो, क्षेत्र आधारित राज्यों का उदय हुआ, क्षेत्र आधारित, क्षेत्र आधारित राज्यों का उदय हुआ। और राजा क्या कहने लगेगा, राजा को भूपति कहने लगे, भूपति बराबर हो गया राजा, ठीक है। दूसरा लोहे का आविष्कार, लोहे की खोज हुई। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोहे की खोज। तो लोहे की खोज देखो, अगर पूछा जाए भारत की भूमि पर, तो उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत सब एक में गिनते थे। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन भारत की भूमि पर, भारत की भूमि पर, तो आंसर देना कंधार में 1000 BC, 1000 ईसा पूर्व में। और पूछा है भारत की मुख्य भूमि पर, भारत की मुख्य भूमि पर, लोहे के उपकरण कहां से मिले, लोहे की खोज या उपकरण। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछा है इसको, ठीक है ना। तो आप आंसर दोगे क्या, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा एक जगह है एटा जिले में, ठीक है ना, एटा में। तो ध्यान देना, ये वैदिक कालीन में, ऋग्वैदिक कालीन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। लोहे की खोज कहां पर हुई, लोहे की खोज हुई थी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। अगर भारत की भूमि पर पूछे, सिंपल भारत की भूमि पर सर्वप्रथम लोहा तो कंधार में, जो अफगानिस्तान में है। भारत की मुख्य भूमि पर पूछा जाए, मुख्य भूमि पर, तो लोहे की खोज हुई या लोहे के उपकरण जहां से मिले, वो अतरंजी खेड़ा एक जगह है एटा में, ठीक है ना। अब लोहे की उससे क्या हुआ, लोहे की खोज से, लोहे की खोज से क्या हुआ, गहरी जुताई हुई, गहरी जुताई, तो फसल उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा। और फसल उत्पादन बढ़ा तो अच्छी सरप्लस पैदावार हुई, ठीक है ना। और लोहे की कुल्हाड़ी से, ये पॉइंट लिख सकते हो या याद रख लेना कि लोहे की बनी कुल्हाड़ी से जंगलों को साफ कर भूमि प्राप्त की गई, ठीक है। ये सभी पॉइंट आप याद रखना। इसी में उत्तर वैदिक काल में कृषि के बारे में याद रखना कि अर्थवेद में, एक पॉइंट तो याद रखना
अगला इसी में पॉइंट लिख लेना उत्तर वैदिक काल में कि इंद्र को हलवाहा, हल चलाने वाला, इंद्र को हलवाहा या सुरासिर कहा गया, पूछा जाता है ये फैक्ट भी। और एक फैक्ट याद रखना, अर्थवेद में, कौन से वेद में? अर्थवेद में याद रखना कि कृषि पद्धति और हल की खोज की चर्चा है। कृषि पद्धति व हल की खोज की चर्चा। और प्रथम कृषि इंजीनियर किसको माना गया? पृथ्वेन्यू को। पृथ्वेन्यू क्या था? पृथ्वेन्यू, इन्होंने इनकी खोज की थी। प्रथम भारतीय कृषि इंजीनियर, भारतीय कृषि इंजीनियर, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना, इंजीनियर, अभियंता बोल सकते हो, ठीक है। तो पृथ्वी को, तो इसमें हमने जाना कृषि के बारे में, ठीक है ना। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि ऋग्वेद काल में कृषि द्योतक व्यवसाय था और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय बन गया, ठीक है ना। प्रथम प्रमुख व्यवसाय लोहे की खोज, ये ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में हुई। अतरंजी खेड़ा याद रखना है आपको, ठीक है। हलवाहा किसको कहा गया ये याद रखना है। अर्थवेद में ही नहरों की चर्चा हुई है, ठीक है ना, नहरों की सिंचाई के लिए नहरों की चर्चा, तो ये भी लिख सकते हो अर्थवेद में नहरों की चर्चा पहली बार, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट है, इसको आप नोट करें। फिर हम पढ़ेंगे द्वितीय पशुपालन के बारे में। दूसरा इसको नोट करें पहले। तो दूसरा बिंदु देखेंगे हम पशुपालन, ठीक है ना। इसको भी मिटा देते हैं, फिर एक एक पॉइंट को ही क्लियर कर लेंगे। ये तो नोट कर ही लिया होगा आपने। तो पशुपालन, दूसरा पॉइंट क्या है? पशुपालन, ठीक है ना। पशुपालन वही देखेंगे। पशुपालन पहले देखेंगे ऋग्वेदिक काल में, और फिर तुलना करेंगे पशुपालन की किसमें? उत्तर वैदिक काल में। पशुपालन उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल। देखो ध्यान देना, जब हम बात करेंगे ऋग्वेदिक काल में पशुपालन की, तो याद रखना कि पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट, प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन, ठीक है ना। क्यों था? समाज था कबीलाई, समाज क्या था? कबीलाई, जिसमें पशुओं का महत्व किसके रूप में था? पशुओं को खाद्य रूप में भी प्रयोग करते थे, ठीक है ना। यातायात में भी पशुओं का प्रयोग, ठीक है ना। और कृषि में भी पशुओं का प्रयोग, ठीक है ना, आदि उसमें पशुओं का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। जो पूछा जाए प्रमुख पशु कौन सा था ऋग्वेदिक काल का? तो था गाय। क्या था? गाय, ठीक है ना। क्यों था गाय? गाय के बारे में हम पॉइंट जानेंगे कि गाय का ऋग्वेद में 176 बार वर्णन है। ऋग्वेद में गाय का 176 बार
176 176 बार वर्णन, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ऋग्वेद में ही गाय को एघन्या यानी वध न करने योग्य कहा गया, वध न करने योग्य गाय को बोला गया। ठीक है, गाय को देखो, गाय को संपत्ति का घोतक माना जाता था, घोतक। ठीक है ना, कि जिसके पास गाय ज्यादा है वो इतना ही अमीर आदमी है, ये ऋग्वेद काल में था। तो गाय को संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। ठीक है ना, और तो और युद्ध के लिए गाय के लिए युद्ध होते थे राजाओं में, तो गवष्टि शब्द का प्रयोग हुआ। गवष्टि शब्द आया है, पूछा जाता है शब्द, अर्थ क्या है इसका? गाय के लिए युद्ध, गाय के लिए युद्ध। देखो इतना महत्व था गाय का कि लोग बाग पुत्र की तरह कि हमारे एक पुत्र हो, 100 गाय हमारे पास हो, यानी पुत्रों के साथ साथ गाय की भी कामना करते थे। ठीक है ना, ऋग्वेद काल में तो पुत्रों के साथ गाय की भी कामना करते थे कि हमारे पास 100 गाय हो, ठीक है ना, भगवान हमें 200 गाय दे दे, इस टाइप से। तो ये गाय के महत्व को दर्शाता है। ठीक है ना, कितनी बार वर्णन है ऋग्वेद में? 176 बार। पूछा जाए, एघन्या शब्द गाय के लिए प्रयुक्त हुआ, गाय को संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। गवष्टि शब्द का प्रयोग गाय के लिए हुआ, गाय के लिए, युद्ध के लिए, पुत्रों के साथ गाय की भी कामना की जाती थी। तो ये गाय के महत्व को दर्शाते हैं, जो प्रमुख पशु था। ठीक है ना, दूसरा जो प्रमुख पशु था, दूसरा प्रमुख पशु अगर पूछा जाए, दूसरा प्रमुख पशु क्या था? घोड़ा। ठीक है, अन्य फैक्टों में याद रख सकते हैं कि एक ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेद में शर्मा नामक कुतिया की चर्चा है, कुतिया की चर्चा। ठीक है ना, तो ये पूछा गया सवाल, इसको भी याद रख लेना। और ऋग्वेदिक काल के लोग हाथी व बाघ को नहीं जानते थे। ठीक है ना, तो ऋग्वेदिक कालीन लोग किसको नहीं जानते थे? हाथी व बाघ को नहीं जानते थे, ये पूछा जाता। ठीक है ना, तो ये फैक्ट याद है। बाकी कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय, इन सभी से परिचित थी, ऊंट वगैरह से। ठीक है, तो 2 ही पशु याद रखने। देखो किनको जानते थे, इनसे अच्छा है ये याद रख लो कि किनको नहीं जानते थे। तो 2 पशु ये हैं, हाथी और बाघ। ठीक है ना, इनको नहीं जानते थे ऋग्वेद काल के लोग। जब हम पढ़ेंगे पशुपालन उत्तर वैदिक काल में, तो सारा सिस्टम सेम रहेगा, कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। और उत्तर वैदिक काल में द्वितीय व्यवसाय के रूप में हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय प्रमुख व्यवसाय पशुपालन रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रथम पर कृषि थी वहां पर, और दूसरा ना उत्तर वैदिक काल के लोग, उत्तर वैदिक कालीन लोग हाथी व बाघ से परिचित हो गए थे, यानी वो इनको जानने लगे थे, हाथी व बाघ से परिचित थे। ठीक है ना, तो ये पशुपालन की है, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, हाथी व बाघ की जानकारी हो जाएगी, बाकी सब सिस्टम क्या रहेगा? सेम रहेगा पशुपालन में। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ। पशुपालन, प्रमुख पशु गाय को 176 बार वर्णित करा गया ऋग्वेद में, गाय को एघन्या कहा गया है, संपत्ति का प्रतीक माना गया। गवष्टि शब्द का प्रयोग हुआ, गाय के लिए युद्ध करना ऋग्वेद में, पुत्रों के साथ गाय की भी कामना की जाती थी। एक शर्मा नामक कुतिया का भी उल्लेख मिला है, और हाथी व बाघ की जानकारी ऋग्वेद काल के लोगों को नहीं थी, उत्तर वैदिक काल के लोगों को इनकी जानकारी हो गई थी। ठीक है, तो ये प्रमुख फैक्ट थे पशुपालन में, इसको नोट करें, फिर हम अगला बिंदु देखेंगे। नोट करें इसको।
जो तीसरा पॉइंट है वो देखेंगे हम, शिल्प और उद्योग। शिल्प और उद्योग, तो नंबर 3 नोट करना, शिल्प और उद्योग, शिल्प व उद्योग, उद्योग, ठीक है। फिर देखेंगे उत्तर वैदिक काल में शिल्प व उद्योग, तुलना करके पढ़ेंगे तो हमें फैक्ट पता पड़ जाएगी, ठीक है। शिल्प और उद्योग, इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, एक सूती वस्त्र उद्योग की जानकारी मिलती है, यानी वस्त्र उद्योग। इसमें हम पहला देखेंगे, इसमें भी नंबर ए लिख सकते हो, नंबर ए वस्त्र उद्योग, उद्योग, ठीक है ना। यानी वस्त्र उद्योग था, और इसमें फैक्ट बनता है कि अच्छा, कपास की जानकारी नहीं थी, जानकारी नहीं थी, नहीं थी, ऊन को जानते थे, जानते थे, ठीक है। तो ये फैक्ट लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, नंबर बी धातु उद्योग, धातु उद्योग। इसमें धातु उद्योग में देखो, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सोना, तांबा व कांसा की जानकारी थी, जानकारी थी, ठीक है ना। सोने को क्या बोला गया, सोना को हिरण्य कहा गया, हिरण्य, हिरण्य, सोने को हिरण्य कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता। वहीं तांबे को, तांबा क्या कहलाता था, अयस, तांबे को अयस कहा गया, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना कि इनकी जानकारी थी। और कौन सी धातु की जानकारी नहीं थी, चांदी की जानकारी नहीं थी, तो लिखना नोट करके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऋग्वैदिक कालीन लोगों को चांदी की जानकारी नहीं थी, चांदी की जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। जिसमें वस्त्र उद्योग देखा, और ये किस किस की जानकारी है, सोना, तांबा और कांसे की जानकारी है। सोने को हिरण्य कहा गया, ठीक है, तांबे को अयस कहा गया, और ऋग्वैदिक कालीन लोगों को चांदी की जानकारी नहीं थी, ठीक है ना। डॉक्टर को क्या कहा जाता था, चिकित्सक को विभीषक, चिकित्सक को, चिकित्सक भी एक व्यवसाय था, चिकित्सक को विभीषक, विभीषक कहा गया है ऋग्वैदिक काल में। तो 3 व्यवसाय हमने जाने, जिसमें एक धातु उद्योग वाला, ये तीसरा सी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये सी पॉइंट बना सकते हो। इसमें चिकित्सक को विभीषक कहा गया, ठीक है ना। और अश्वनी देवता क्या थे, अश्वनी देवता चिकित्सकों के देवता, अश्विन देवता, अश्विन कौन थे, अश्विन पूछा जाए, चिकित्सकों के देवता, ये देवता, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं इसमें वस्त्र उद्योग वाले में, ठीक है। जब हम उत्तर वैदिक कालीन व्यवसाय देखेंगे तो याद रखना, चांदी से लोग परिचित हो गए थे। उत्तर वैदिक कालीन लोग चांदी से परिचित हो गए थे। कितना अंतर आया, दूसरा अंतर आया उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में इसको, लोहे को, लोहे को श्याम अयस्क, श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क, अयस्क कहा जाता था। तो ये इतना अंतर आया, बाकी सिस्टम जो ऋग्वेद में था वही सिस्टम उत्तर वैदिक काल में था। ये 2 फैक्ट अलग है, इनको याद कर लेना
कि श्यामयस्क क्या था, लोहा, या कृष्णयस्क क्या था, लोहा। ठीक है ना। और ये चांदी से ये लोग परिचित हो गए थे, जबकि उत्तर ऋग्वेदिक काल के लोग चांदी से परिचित नहीं थे। ठीक है, इनको नोट करें। फिर हम चौथा पॉइंट देखेंगे, नोट करें। नंबर 4 जो आप याद करेंगे, नंबर 4 देखेंगे विनिमय के साधन। विनिमय, सॉरी व्यापार वाणिज्य रह गया अभी, चौथा व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य, अब इनको हम सीधा पढ़ लेंगे क्योंकि कोई चेंज ज्यादा नहीं आएगा वैदिक काल के हिसाब से ही। ठीक है ना। तो व्यापार वाणिज्य ये वैदिक काल का ही रहेगा, इसमें ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं व्यापार वाणिज्य सीमित अवस्था में था, एक शब्द, ज्यादा व्यापार नहीं होता था, सीमित अवस्था में था, पहला पॉइंट ये लिख लेना। ठीक है। दूसरा इसमें एक फैक्ट बनता है कि पणी क्या था, तो पणी व्यापारी को कहा जाता था, व्यापारी, पणी नामक व्यापारी, ये व्यापारी था। ठीक है ना। जो आर्यों की गाय भी चुराता था, ये आर्यों की गाय चुराता था। ठीक है ना। और पणी के साथ साथ, पणी तो याद रखना ही है, बुरबू याद रख लेना। बुरबू, बुरबू किसको कहा जाता था, धनी व्यापारी को, धनी व्यापारी को बुरबू कहते थे। ठीक है, इतना याद रखना। व्यापार में वाणिज्य में ज्यादा यहां से क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ पणी पूछा जाएगा और बुरबू पूछा जाएगा। पांचवा याद रखना आपको, विनिमय के साधन। विनिमय के साधन, इसको भी हम पूरा वैदिक काल के हिसाब से ही पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा कोई अंतर नहीं है वैदिक काल में। ठीक है ना। विनिमय के साधन, तो इसमें याद रखना कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कोई भी किसी प्रकार की मुद्रा नहीं थी। ठीक है ना, कोई करेंसी नहीं थी, मुद्रा का प्रचलन नहीं था, प्रचलन नहीं था, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है ना। फिर विनिमय होता कैसे था कि एक वस्तु दो, दूसरी वस्तु लो, गाय दो, अनाज लो। ठीक है ना, घोड़ा दो, अनाज लो, इस टाइप से। तो वस्तु विनिमय थी, तो वस्तु विनिमय, विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, यह पॉइंट याद रखना। तीसरा फैक्ट, पशुओं का भी विनिमय के रूप में प्रयोग, पशुओं का भी विनिमय के रूप में प्रयोग, जैसे गाय का, गाय घोड़ा आदि है ना। ठीक है ना, तो ये पॉइंट याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एक निष्क नामक स्वर्ण ढेर या स्वर्ण आभूषण का भी प्रयोग विनिमय के रूप में किया जाता, तो लिख लेना निष्क। निष्क क्या था, ये स्वर्ण ढेर था या स्वर्ण आभूषण जो गले में पहना जाता था ना, किसका प्रयोग होता था इसमें, वस्तु विनिमय के रूप में प्रयोग। ये इंपॉर्टेंट है, रूप में प्रयोग। ठीक है, तो इसमें हमने विनिमय के साधन के रूप में जाना, मुद्रा, किसी प्रकार की कोई मुद्रा नहीं थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, एक वस्तु दो, दूसरी वस्तु लो। पशुओं का विनिमय के रूप में प्रयोग होता था, जैसे गाय के बदले, घोड़े के बदले। ठीक है ना। निष्क एक स्वर्ण आभूषण का उल्लेख है। ठीक है, निष्क जो स्वर्ण का ढेर या स्वर्ण आभूषण था, विनिमय के रूप में प्रयोग होता था। और नंबर 6 याद रखेंगे, परिवहन के साधन। तो इसमें ज्यादा कोई फैक्ट बनता नहीं है, इसमें याद रख लेना बैलगाड़ी थी एक, तो इक्का गाड़ी थी, एक पहिए वाली गाड़ी। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना जानकारी रख लेना आप किसके बारे में, ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में, जिसमें हमने कुछ पॉइंटों को जाना, जिसमें कृषि के बारे में जाना, फिर पशुपालन के बारे में जाना,
उद्योग धंधे जाने, व्यापार वाणिज्य जाना, विनिमय के साधन जाने, और क्या जाना, परिवहन के साधन। ठीक है, जितने भी फैक्ट बनते थे मोस्ट वो मैंने सभी आपको लिखवा दिए। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना, ठीक है ना। देखो ये इतना ज्यादा नहीं है, आजकल एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बड़ी डीपली सवाल आता है, ठीक है ना। ये सवाल आ जाते हैं, निष्क क्या है पूछ लिया जाता, क्या ऋग्वैदिक काल में कोई कॉइन था, सिक्के, कोई मुद्रा थी, नहीं थी, पणी क्या था, एक व्यापारी था, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप देखोगे घटना चक्र वगैरह में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करोगे वैदिक काल के, तो ये सभी मिलेंगे, किस पशुओं को जानते थे, किसको नहीं जानते थे। तो आप सब इसको अच्छे से तैयार करना, ठीक है ना। अगली क्लास में हम वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन या धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे सूत्र साहित्य काल, उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, आज की क्लास में इतना ही।